ज़कात ये अरबी लफ्ज़ है और ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं, पाक होने और बढ़ने के हैं। तो जो है ना जिस माल की ज़कात अदा की जाती है तो वो माल जो है ना उसमें जो उसकी गंदगी से पाक हो जाता है और मानवी गंदगी होती है उसकी गंदगी से पाक हो जाता है और उसमें खैर व बरकत पैदा हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाता है। आजकल कोई चीज़ महफूज नहीं है क्योंकि जो है ना टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करती गई वो हाइकर्स भी उतने ज़्यादा जो है ना बढ़ गए हैं। बैंक की रकम महफूज नहीं है, देखे देखे तक अकाउंट में से रकम जो है गायब हो जा रही है और देखे देखे तक जो है ना एक मैसेज आया, आप उसे रिसीव किया, ख़त्म हुआ, बैंक का अकाउंट जो है ना खाली। तो ये ऐसे जो है ना बेहिफाजती दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे पर हमें यकीन रखने की ज़रूरत है कि तुम ज़कात देकर अपने मालों को महफूज किलों में महफूज कर लो। तो लिहाजा अल्लाह उसकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा रहा है। दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम और दुनिया का कोई सिक्योरिटी निज़ाम अल्लाह की हिफाजत से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब अल्लाह ने ज़कात देने पर माल की हिफाजत का मामला फरमाया है तो हमें उस पर यकीन रखने और ज़कात अदा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं। हम समझते हैं कि ज़कात से क्या हो जाती है, रकम कम हो जाती है, लेकिन यहाँ दो बातें याद रखिए। शरीयत ने ज़कात का निज़ाम ही इस अंदाज़ में बनाया है, निज़ाम ही इस अंदाज़ में बनाया है कि आपकी रकम कभी कम नहीं होती, आपकी रकम कम नहीं होती। दूसरा, सरकार जो है ना शरीयत ने ज़कात का मानवी निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो है उससे जो है ना आपके माल में खुद ब खुद खैर व बरकत होती और आपका माल महफूज होता और आफात व बलैयात से महफूज रहता है। फिर वो आखिरत का सवाब, फिर आखिरत का अज्र, फिर गरीब की जो है ना ज़रूरत की तकमील, वो फ़ायदे वो तो अपनी जगह बरहक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ज़कात कहते हैं, ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात कहते हैं मालदार आदमी का अपने माल में से शरीयत की मुकर्ररा करदा, शरीयत का मुकर्रर करदा मकदार को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए किसी गरीब जो सय्यद ना हो उसको मालिक बना देना, यह ज़कात कहलाता है। यानी मालदार आदमी अपने माल की मुकर्ररा मकदार यानी 2.5% अपने माल की मुकर्ररा मकदार को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो है ना किसी गरीब को जो सय्यद ना हो उसका मालिक बना देना उस मुकर्ररा मकदार का, ये क्या कहलाता है, ज़कात कहलाता है। तो ये ज़कात तो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो है ना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इस पर उलमा का इत्तफ़ाक़ और इजमा है, क्योंकि अम्बिया का माल, अम्बिया की ज़ात भी पाक होती है, उनका माल भी पाक होता है। हमारी ज़ात भी नापाक, माल भी नापाक। तो जहाँ नापाकी है वहाँ धोने की ज़रूरत पड़ती, जहाँ पाकी है वहाँ धोने की ज़रूरत जो है ना नहीं पड़ती। ये बहरहाल ज़कात यूँ ही वाजिब नहीं, शरीयत ने इतने शराइत रखे हैं। ज़कात आपसे शरीयत 2.5 यानी 100 को 2.5 रुपये भी ले रही है तो उसके कई शराइत रखकर आपसे ले रही है, डायरेक्ट उसका मुतालबा जो है ना नहीं कर रही है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम कई शराइत हैं। 100 को 2.5 रुपये, 1000 को 25 रुपये, जो है ना 1000 को 25 रुपये, 10,000 को 250 रुपये, जो एक हरीस की कीमत है मटन हरीस की। एक मटन हरीस हम रमज़ान में कई मरतबा खा लेते हैं, वो 10,000 की ज़कात है, वो 10,000 की ज़कात है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़कात के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत अगर आप समझ लेंगे तो आपको मसाइल हल करने में कमी है। तो ये शराइत अगर पाए जाते हैं तभी ज़कात आप पर वाजिब होगी या फ़र्ज़ होगी, जब तक ज़कात वाजिब आप पर नहीं होगी। सबसे पहला मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ है, उसके पास मालदार भी अगर वो है, तो तब तक उस पर 1 साल न गुजरे उसके माल पर, उस पर ज़कात नहीं है। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि साबिक़ा तू मालदार था ना, वो कुफ्र के ज़माने की ज़कात अदा कर, ये उससे नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान पर ज़कात वाजिब हो गई थी, उसके बाद वो ईमान से नऊज़ बिल्लाह फिर गया, काफिर हो गया, तो फिर जो है ना उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो अब शरीयत के अहकामात का ज़िम्मेदार नहीं रहा ईमान से निकलने की वजह से। तो पहले मुसलमान होना, ज़कात वाजिब होने के लिए पहली शर्त मुसलमान होना। दूसरा आखिल होना यानी समझदार होना, अक़ल के एतबार से वो नॉर्मल रहना, जो है ना अब नॉर्मल नहीं रहना, मेंटली वो सही रहना। तो लिहाजा अगर कोई दीवाना है, अगर कोई बच्चा, कोई आदमी दीवाना है और मालदार भी है, दीवाना है अगर मालदार भी है, तो अगर साल भर उसकी दीवानगी रहती है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। साल के किसी हिस्से में दीवानगी रहती है, किसी हिस्से में नहीं रहती, तो फिर अगर वो मालदार है तो उस पर ज़कात वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी मालदार है, गर्मा में निकल जाता, सरमा और बारिश में सही रहता, समझिए, तो लिहाजा उस पर साल गुजरने पर उसके माल की ज़कात उस पर जो है ना फ़र्ज़ है। पूरा साल अगर बीमार रहता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो आखिल होना भी ज़रूरी है, यानी मेंटली एतबार से वो सही होना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत में ये ज़रूरी है कि जो है ना मुसलमान होने के साथ साथ अक्ल व समझ भी हो। जो अक्ल व समझ नहीं रखता उस पर शरीयत के अहकामात लागू
नहीं होते। इसी तरह बच्चा ना बालिग भी होना ज़रूरी है ज़कात के लिए, ज़कात के लिए बालिग होना ज़रूरी है। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी नाबालिग के जो है ना माल पर, किसी नाबालिग के लिए माल अगर जमाशुदा है या रकम जमाशुदा है या जो है ना ज़ेवरात वगैरह उसके लिए हैं, लेकर रखे गए हैं, तो उसकी दो सूरतें हैं, उसकी दो सूरतें हैं। माँ बाप ने अगर उसके नाम पर रख दिया है, उसको उसके नाम पर रख दिया है, उसके नाम पर रख दिया है उसको, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन वो माँ बाप के ही कब्ज़े में है, माँ बाप की ही मिल्कियत में है, लेकिन इरादा ये है कि बच्चे के लिए, बच्ची के लिए फ्यूचर में यूज़ करेगा, तो फिर उसकी ज़कात माँ बाप पर वाजिब है। अगर बच्चे ही के नाम पर है, नाबालिग बच्चे या बच्ची के नाम पर रकम है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन माँ बाप के पास है रकम, मिल्कियत भी माँ बाप की है, लेकिन इरादा यह है कि इससे, जैसे बाद वक्त माएँ क्या करती हैं, बच्चियों के लिए जेवरात बनाकर रखती हैं, तो वो माँ पहन रही है, माँ की मिल्कियत में है, सब कुछ है, लेकिन वो इरादा यह है कि बच्ची की शादी में क्या करूँगी, दूँगी, तो फिर वो माँ पर उसकी ज़कात क्या है, वाजिब है, क्योंकि उसने बच्ची के नाम इरादा किया है, लेकिन नाम पर अभी जो है ना नहीं किया है। तो लिहाजा बालिग होना ज़रूरी, मुसलमान होना ज़रूरी है ज़कात वाजिब होने के लिए, समझदार होना ज़रूरी है, और दूसरा क्या होना, बालिग होना ज़रूरी है, और साहिब निसाब होना ज़रूरी है। यहाँ ज़रा गौर से समाअत फरमाइए। साहिब निसाब का मतलब आप मोटी ज़बान में मालदार, शरीयत में मालदार जो होता है, मालदार आपकी नज़र में नहीं, शरीयत में जो मालदार होता है उसको क्या कहते हैं, साहिब निसाब कहते हैं, साहिब निसाब कहते हैं। तुम शरीयत में मालदार किस आदमी को कहते हैं, शरीयत में मालदार किस आदमी को कहते हैं, जिस आदमी के पास 6 तोले सोना हो। जामे निज़ामिया के फतवे के मुताबिक 6 तोले सोना हो, या 6 तोले सोना हो, या 42.5 तोले चांदी हो। 6 तोले सोना हो, या 42.5 तोले चांदी हो, या इतना बैंक बैलेंस हो, 42.5 तोले चांदी की मकदार में बैंक बैलेंस हो। 42.5 तोले चांदी की मकदार कितनी होती है, अब आपको मोटे हिसाब से, अगर आप कितना 750 कुछ है, अब चांदी 750 पौने 800 कुछ चल रही है, हाँ, एक मोटे हिसाब 7 चौक 28, 30,000 एक पकड़ कर चलिए आप, मोटा हिसाब, ये बढ़ता चढ़ता रहता है, इसको मुतय्यन मत समझिए, मैं समझाने के लिए आपको मकदार बता रहा हूँ, ये क्योंकि मसला आगे मैं जब बताऊँगा तो वो समझने में आसानी के लिए मैं आपको ये रकम बता रहा हूँ, वरना ये मुतय्यन रकम नहीं है। 42.5 तोले चांदी की रकम आप मान कर चलिए 30,000, एक मान कर चलिए 30,000। तो अगर किसी के पास 6 तोले सोना है तो भी वो साहिब निसाब है, अगर किसी के पास 42.5 तोले चांदी है वो भी साहिब निसाब है, अगर किसी के पास 30,000 रुपये है वो भी साहिब निसाब है। या नहीं, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, 1 तोला सोना या 1 तोला चांदी है, और उसकी रकम 30,000 हो रही है, तो वो भी साहिब निसाब है। लेकिन किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, उतने वो तो 30,000 नहीं हो रहे, लेकिन थोड़े पैसे भी है, सब मिलाने से 30,000 हो रहे हैं, तो वो भी साहिब निसाब है। शरीयत की निगाह में ये लोग सब के सब मालदार हैं, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है। बहुत से लोगों के जहन में आता है क्या मुझ साहब इतनी थोड़े पैसे तो भी ज़कात देना है, तो ज़कात देना है, मगर कितनी देना है वो देखो पहले। ज़कात बोलते परेशान हो जाते लोग, ज़कात बोलते परेशान आते, खर्चा करना रहा ईद पे 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, जो है ना होम मिनिस्टर बोल दिए कि आप मेरे को अब ईद पे मेरे को अच्छा गिफ्ट होना है, बड़ा सेलफोन 10,000 का, 25,000 का, फ़ौरन आ जाता हो। तो ऐसा नहीं, तो ये ज़कात बोलते ही परेशान हो रहे हैं। 30,000 आपके पास है, 30,000 की ज़कात कितनी निकलती है, 750 रुपये। ईद के एक दिन का खर्चा नहीं है, घर में जो पकवान होता, पूरा बिरयानी बना दिए, अगर घर में शीरखुरमा वगैरह बना दिए तो पूरा मिला के कितना होता, 750। तो ऐसे रमज़ान में कितने के हरीसा उड़ा दिए रहते हैं, मगर ज़कात बोलते क्या होता, एक बहु बूढ़ा नज़र आता, क्योंकि ये शैतानी वसवसा है। कुरान कहता है अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें जब अल्लाह की राह में खर्च करने जाते हो तो फ़क़्र फ़ाक़ा, तंगदस्ती, सब गरीबों का दर्द सब याद दिला देता, लेकिन जब बेहयाई के कामों में, बुरे कामों में खर्च, इसराफ़ की बात आती है तो बेदरीक़ खर्च कराता, वहाँ डराता भी नहीं। खर्च कर, तेरी पोजीशन की बात है, आज तेरी इज्जत की बात है, आज तू उन 8 इंच पकाया था, 8 खाने पकाया था शादी में, आज तू 12 पकाना, कहीं को तेरी रंगोली तेरा, तू उससे ज़्यादा मालदार है, तेरा पोजीशन उससे ज़्यादा है। तो बहरहाल, तो फ़लाँ लीडर तेरी शादी में आ रहा, फ़लाँ ऑफिसर तेरी शादी में आ रहा, तेरे को और ज़्यादा पकाना, इज़्ज़त, तेरी इज़्ज़त की बात है देखो, तो ये शैतान ऐसी जगह खर्च कराता। ज़कात की बात आती है ये होता। तो बहरहाल बाज़ लोगों को ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को क्या किया मालूम, मैंने देखा कि ज़कात बोलते थोड़ा चेहरे पर जो है ना, क्या मुसाब इतनी रहते भी ज़कात देना, क्या बोले सर की, बस अगर ज़ुबान से बोलते हैं, चेहरे से बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं आप। तो बहरहाल, तो ये खुशदिली से ज़कात दीजिए। ये वो शादी में ख़र्चा करे सो या होटलों में ख़र्चा करे सो पैसे वापस नहीं आता, बल्कि गिलाज़त बन के निकल जाता। ये इससे कई बेनिफिट्स हैं, माल महफूज भी होता, खैर व बरकत भी होती, फिर आखिरत का सवाब भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात आपसे एक ले रही है तो 10 दर्जे
दे रही है, वो ले भी रही है, तो वो उसका मोहताज नहीं है, वो उसका निज़ाम है, वो खुद नहीं ले रहा है बल्कि दूसरे गरीबों का उसमें हक़ है। वो अल्लाह वो हक़ तुम्हारे अंदर रखा है, वो देने का हुक्म देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो बहरहाल एक अलग बात है, ये एक तफसील थोड़ा चली जा रहा हूँ आगे में। तो बहरहाल क्या बताया, साहिब निसाब मालदार किसको कहते हैं शरीयत में, ये है। तो मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, मालदार होना, और जो है ना कर्जदार न होना, कर्जदार जो है ना होना। देखिए कर्जा जो है, कर्जा वो कब असरअंदाज होता, ज़कात पर कब असरअंदाज होता। कर्जा ज़कात पर असरअंदाज होने के लिए दो शराइत हैं। एक तो ये कि कर्जा ज़कात वाजिब होने से पहले लिया गया हो, ज़कात वाजिब होने से पहले अगर कर्जा लिया गया है तो वो कर्जा ज़कात पर असरअंदाज होता है। असरअंदाज होने का क्या मतलब है मैं वो बताता हूँ आपको। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर एक रमज़ान को आपका एक साल मुकम्मल हो रहा है, तो आपने कर्जा क्या किया, एक रमज़ान से पहले लिया है, तो वो ज़कात में उसको काउंट करेंगे उस कर्जे को, वरना काउंट नहीं। एक रमज़ान के बाद अगर आप कर्जा लिए हैं तो वो ज़कात में काउंट वो नहीं होगा। कर्जे के लिए दो शराइत हैं, एक साल आपके माल पर एक साल गुजरने से पहले वो कर्जा लिया गया हो, और दूसरा वो कर्जा काबिले मुतालबा हो, उसका मुतालबा किया जा रहा हो, तभी क्या होगा, ये कर्जा ज़कात में काउंट होगा। वरना इन दोनों में से एक शर्त भी पाई नहीं जाती तो ज़कात में वो काउंट नहीं होगा। जैसे कर्जा आपने एक साल गुजरने से के बाद अगर कर्जा लिए हैं तो ज़कात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको ज़कात में उसका हिसाब उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह एक जो है ना कर्जा क्या किया मालूम, कर्जा ऐसा है कि मुतालबा नहीं हो रहा उसका, जैसे बीवी का महर है, शादी होते बोलते हैं लिख लो खाली साहब कितने लिखना, लिख लो 50,000 दिए, देना किसको है बोले, तो बहरहाल बोलते नहीं मगर अंदाज वैसा रहता, लिख लो खाली साहब 50,000 लिख लो, ना देना किसको है बोले। तो बहरहाल तो वो बीवी का उधार जो महर है वो भी कर्ज है आप पर, लेकिन वो मुतालबा उसका नहीं हो रहा है। तो बीवी का अगर आप महर बाकी हैं तो वो महर आपको ज़कात में असरअंदाज नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। इसी तरह किसी और से आपने कर्जा लिया है, किसी और से आपने कर्जा जो है ना लिया है, तो वो एक साल माल पर एक साल गुजरने से पहले लिया है तो काउंट करेंगे, माल पर एक साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होने के बाद अगर आपने लिया है तो वो काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट कैसा करेंगे कर्जे को, कर्जे को काउंट कैसा करेंगे, तो कर्जे को काउंट करने का तरीक़ा ये है कि आपके पास जो है ना मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपये है, खा वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो या रकम की शक्ल में कुछ भी हो, 1 लाख रुपये आपके पास हैं। अब आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। अब मैं दो मिसालें बताता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर आपने इतना कर्जा लिया है कि कर्जा निकालने के बाद भी आपके पास 30,000 बच रहे हैं, 42.5 तोले चांदी, मैं 30,000 खाली मिसाल बता रहा हूँ। आप कर्जा अदा करने के बाद भी आपके पास 30,000 बच रहे होंगे या नहीं बच रहे होंगे। अगर कर्जा अदा करने के बाद अगर आपके पास 30,000 नहीं बच रहे हैं तो आप पर क्या है मालूम है, ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कर्जा अदा करने के बाद आपके पास 30,000 या उससे ज़्यादा रकम बच रही है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब है। और एक आमतौर पर क्या होता मालूम है, हमारे पास जेवर रखते हैं, रहन को जेवर रखे, समझिए रखते क्या होता, मिसाल के तौर पर 1 लाख का जेवर रखे है, उसके बाद 80,000 रुपये कर्जा लिए, बता रहा हूँ 80,000 रुपये कर्जा लिए, बचे कितने 20,000, ज़कात वाजिब है नहीं है, नहीं है, उसूली एतबार 3 है। लेकिन क्या है वो खातून जिन्होंने सोना रहन के लिए रखा है, अगरचे कि उनकी सोने में से जो है ना सोने की रकम में से कर्जा निकालने के बाद 20,000 ही बच रहे हैं, लेकिन घर में चांदी भी रहती, पैसे भी रहते हैं, जो मियाँ को बोल के नहीं रहते, छुपा रहते हैं, अलग अकाउंट रहता है। जैसा वो आप सुने हैं किस पर, सोशल मीडिया पे जो है ना, जब लॉकडाउन आया शहरों की नौकरियां चले गए तो औरतों के पास से कईयों हज़ारों रुपए निकले गए थे, समझे। तो ऐसी अलग रहती है बैंक, छोटा प्राइवेट बैंक जो रहता है, तो ये अगर आपके पास है, ये बोलने के नहीं रहते हो, हाथी के दांत दाग के दिखाने के और खाने के और जैसे रहते। तो बहरहाल तो बताना ये मकसूद है कि जो है ना आपके पास एक खातून थी, उनके पास एक 10 तोले सोना था, 1 लाख रुपये का सोना था, उन्होंने 1 लाख रुपये सोना रखाया, 80,000 जो है ना उन्होंने कर्जा लिया, बचे सोने की कीमत में से 20,000। लेकिन अगर वो 20,000 के साथ घर में कुछ चांदी है या कुछ पैसा है, वो सब मिलाकर अगर 30,000 हो रहे हैं तो फिर उन पर उतनी की ज़कात वाजिब है। वो 80,000 निकालने के बाद जितनी रकम होती है वो ज़कात वाजिब है। नहीं कुछ भी नहीं है, 20,000 ही है या 30,000 से कम है रकम, तो फिर उसमें क्या होती है, ज़कात वाजिब नहीं होती। तो लिहाजा खुलासा ये है कि कर्ज अगर आपके पास माल भी है, कर्जदार भी हैं आप, और कर्जा 1 साल की ज़कात वाजिब होने के बाद लिया हुआ है और वो काबिले मुतालबा है, तो वो कर्जा क्या करेंगे, आपके माल में से निकालेंगे और जितना रकम बचती है उतनी रकम की क्या करेंगे, आप ज़कात अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम याद रखिए,
जो ख़र्ज़ा जो आप निकालते हैं वो कैसा निकालेंगे? ख़र्ज़ा जो निकालते हैं वो कैसा निकालेंगे? मतलब देखो, क़र्ज़ा अदा करने की दो सूरतें हैं। या तो इंस्टॉलमेंट फ़िक्स होता है, इंस्टॉलमेंट फ़िक्स होता है, या इंस्टॉलमेंट फ़िक्स नहीं होता। जैसे आप दोस्त करें क़र्ज़ा लिए, दोस्त के बाद क्या किए, जो है ना क़र्ज़ा लिए, उन क्या बोला, इंस्टॉलमेंट कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, पैसे आते दे देना मेरे को बोल के बोल रहा हूँ। पैसे जब भी आए आप क्या करना, जितने भी आए, जैसे भी आए, जब भी आए मेरे को दे देना बोल रहा। तो अगर ऐसी सूरत है जिसमें इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, तो आप अपने माल में से पूरा क़र्ज़ा निकालेंगे, पूरे क़र्ज़े की रकम निकालेंगे। यानी आपके पास 1 लाख रुपए है, दोस्त से 50,000 क़र्ज़ा लिए, जब आए, जब पैसे देना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पूरा क़र्ज़ा क्या करेंगे, निकालेंगे। पूरा यानी 50,000 माल में से निकालेंगे, जो 50,000 बचते हैं उसकी क्या करेंगे, आप ज़कात देंगे। नहीं, बैंक से क़र्ज़ा लिए हैं आप, तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, फ़िक्स होता है। मिसाल के तौर पर आपने बैंक से या फाइनेंस से आपने क़र्ज़ा लिया था, 1 लाख रुपए का क़र्ज़ा लिया था, इंस्टॉलमेंट फ़िक्स है, माहाना 2,000 है मिसाल के तौर पर, या 3,000 2,000 है माहाना समझिए। तो अब उस सूरत में 50,000 आपने क़र्ज़ा लिया था, आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 आपने क़र्ज़ा लिया था और इंस्टॉलमेंट कितना है, 2,000 है। तो आप पूरे 50,000 नहीं निकालेंगे अपने माल में से। 1 साल तक पूरे इंस्टॉलमेंटों के कितने पैसे होते हैं, कितने होते हैं, 24,000। तो 1 लाख में से 24,000 निकालेंगे, बाकी का क्या है मालूम है, आप क़र्ज़ वो ज़कात क्या करेंगे, अदा करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट फिक्स है तो पूरी साल की रकम क्या करेंगे, अपने माल में से निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, कब जितना भी आया, जैसा भी आया देना है, तो पूरे क़र्ज़े की रकम अपनी माल में से क्या करेंगे, निकालेंगे। और अगर पैसा बचता है निसाब की मकदार में, 30,000 की मकदार में बचता है, तो ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी क्या होशियारी समझिए या क्या समझिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, मसला बहुत फिरा के पूछते हैं। क़र्ज़ा इनू लिए रहते हैं, शौहर साहब क़र्ज़ा लिए रहते हैं, और पूछते वक्त क्या पूछते मालूम है, मुझे जो है ना, मेरी बीवी का 10 तोले सोना है, 1 लाख रुपए क़र्ज़ा है मेरे को, बोलते सोना बीवी का, क़र्ज़ा इनका। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बीवी के सोने पे कुछ फ़र्क, उनकी ज़कात उन पर वाजिब है, आपकी ज़कात आप पर वाजिब है। आपने अपने तौर पर क़र्ज़ा लिया है, तो उससे बीवी के सोने की ज़कात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोने की ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, आपने क़र्ज़ा लिया है तो हो सकता है वो क़र्ज़ा आपके पैसे में शुमार होगा, लेकिन बीवी से उसका कोई ताल्लुक़, बीवी के सोने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा पूछते बहुत से लोग, साहब बीवी का सोना है, 1 लाख रुपये क़र्ज़ा, 1 लाख रुपये मेरे को भी है नहीं बोलते, 1 लाख रुपये क़र्ज़ा भी है बोलते हैं, समझे। ये सब होशियारियाँ मुसाब से कर सकते हैं, मगर वहाँ ऊपर से उनसे तो नहीं कर सकते ना, समझे। ज़रा वो भी जहन में रखना, तो समझे। तो ये फिरा फिरा के मुसाब को फिरा देंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो नहीं फिरा सकते। तो बीवी का सोना है तो उसकी अलग, उसकी ज़कात अलग है, और आपका जो है ना, आपका क़र्ज़ा अलग है। आपके क़र्ज़े को बीवी के सोने में काउंट जाना नहीं कर सकते। ये बात आप क्या कीजिए, जहन में रखिए, ये आम तौर पर होता है। तो बहरहाल ज़कात वाजिब होने के लिए आपको क्या बतलाया गया, ये बतलाया गया कि मुसलमान होना, आखिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, मालदार होना, क़र्ज़दार नहीं होना, और माल का बढ़ने वाला होना। आपको आसानी से बात समझाता चलो, जिस माल पर ज़कात वाजिब होती है वो क्या है, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो पैसा, सोना चांदी किसी भी हाल में हो। आज यूट्यूब पर बस वीडियोज़ आपको आ रहे हैं कि ज़ेवरों पर ज़कात, औरत के ज़ेवरों पर पहनने के जो ज़ेवरात हैं उस पर ज़कात नहीं है बोल के आ रहा है आजकल। ये इमाम शाफ़ी के पास है, और वो कंपाउंडरों की बात है, आप मत सुनिए वो, समझे। असल डॉक्टरों की बात यह है कि बीवी के मसलक हनफी में सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो, बीवी के ज़ेवर की शक्ल में हो, बर्तन की शक्ल में हो, पेपर वेट की शक्ल में भी क्यों ना हो, हर शक्ल में क्या है, उस पर ज़कात वाजिब है, समझे। तो बहरहाल तो माल, 3 मालों पर ज़कात वाजिब है। एक सोना, चांदी, रुपया, पैसा, एक तो हो गया। दूसरा तिजारत का माल। तीसरा वो जानवर जो आपने बढ़ाने के लिए, पालने के लिए, जो जानवर पालते हैं, जिनको बढ़ाने के लिए, जानवरों को बढ़ाने के लिए, उसकी उनके प्रोटेक्शन के वास्ते, प्रोटेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, जानवरों को बढ़ाने के लिए, वो उनके दूध को जो है ना बेचने के लिए, डेयरी जैसा होता है, दूध को बेचने के लिए, अगर उन जानवरों को आपने पाला है, और वो 3 जानवर हैं जो कुर्बानी में दिए जाते हैं, गाय, बैल, जो है ना बकरी, ऊँट वगैरह, ये जो कुर्बानी के जानवर आसानी से आते हैं, भैंस वगैरह भी उसमें दाखिल है। तो लिहाजा कुर्बानी के जो जानवर हैं, अगर आपने वो पाला है, कुर्बानी के लिए नहीं, कुर्बानी में जो जानवर ज़ुबा किए जाते हैं वो जानवर आप पाले हैं, और उनका मकसद क्या है, आपको उसकी नस्ल को बढ़ाना है, नस्ल की अफजाइश है, और या उससे दूध वगैरह हासिल करना है।
तो वो जानवर अगर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चरते हैं, आप कोई ख़र्चा वगैरह नहीं लाते, तो उन पर भी ज़कात वाजिब है। उसका तरीक़ा अलग है, तफसील यहाँ पर जो है ना की गुंजाइश नहीं है। वो ज़कात उस पर, एक तो क्या है सोना चांदी रुपये पैसे पर ज़कात वाजिब है, एक तो तिजारत के माल पर ज़कात वाजिब है, और दूसरा साइमा जानवर कहते हैं इसको। साइमा जानवर वो जानवर कहलाते हैं जो क़ुरबानी में जिनको ज़ुबा किया जाता है और जो 1 साल से ज़्यादा अरसा जो है ना जंगल में चरते हैं, उस पर कोई ख़र्चा लगाया, साल का अक्सर हिस्सा, थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो आप अलग बात है, साल का अक्सर हिस्सा जो जंगल में क्या करते हैं चरते हैं, उस पर आप खर्चा नहीं लगाते, तो इन पर भी क्या है मालूम है ज़कात वाजिब है। तो रुपया पैसा सोना चांदी और जो है ना माले तिजारत यानी दुकान में तिजारत का जो माल होता है वो कब से शुमार करेंगे? साल जब से आपकी दुकान का माल 30,000 हुआ है वहाँ से साल शुरू करेंगे, फिर उसके 1 साल के बाद देखेंगे 30,000 या उससे ज़्यादा बढ़ गया है, 30,000 उतना ही है या उससे ज़्यादा जो है ना बढ़ गया है, तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। कम हो गया है तो ज़कात वाजिब नहीं है। नहीं, तिजारत के माल के साथ साथ आपका पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, कुछ सोना चांदी भी है आपके पास, तो फिर उसको मिला के क्या करेंगे? ज़कात देंगे। ऐसा सब कुछ भी नहीं है, खाली तिजारत का माल है तो 30,000, मैं 30,000 की वजह बता रहा हूँ मैं आपको, 42.5 तोले चांदी असल की रकम वहाँ वसूल है, समझाने के लिए मैं 30,000 बता रहा हूँ। तो 30,000 जब से होगा आपका साल काउंट होगा, 1 साल पर देखेंगे कि रकम उतनी ही है या उतनी से ज़्यादा बढ़ गई तो ज़कात निकालेंगे, कम होगी तो ज़कात आप पर वाजिब नहीं है। नहीं, कम होने की सूरत में दूसरा पैसा वगैरह है तो वो मिलाकर अगर पूरी होती है तो ज़कात अदा करेंगे, नहीं होती तो ज़कात वाजिब नहीं है। अगर नहीं, शुरू में तो 30,000 थे, साल के आखिर में 1 लाख हो गए, लेकिन बीच में 20,000 हो गए थे, कम हो गई थी, सामान क्या हो गया था? कम हो गया था, तो फिर उस सूरत में साल के आखिर को ही देखा जाएगा, बीच में कम होने का कोई एतबार नहीं होगा। साल के आखिर में अगर वो निसाब को पहुंचता है माल तो क्या होगा? उसकी ज़कात वाजिब होगी। ये माल का बढ़ने वाला यानी तिजारत का होना ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए। जो माल नहीं बढ़ता उस पर आपको ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जो माल तिजारत के लिए नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ जो है ना नहीं है। जैसे रूबी डायमंड्स है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये अगर आप पहनने के लिए इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, तिजारत के लिए बेचने के लिए रख रहे हैं तो उस पर क्या है? ज़कात है। इसी तरह अपने मकान के अलावा और ज़मीन है या मकान है, अगर आप क्या इस मकान के अलावा और एक मकान है, इस ज़मीन के अलावा और ज़मीन है और आपने उसको इस गर्ज़ से ख़रीदा है कि तिजारत की गर्ज़ से ख़रीदे हैं तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। अगर तिजारत की गर्ज़ से नहीं ख़रीदे हैं तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप वो ज़मीन को या मकान को किराए पर देते हैं, उसका किराया आता है और वो जमा रहता है तो साल उस पर गुजरने पर ज़कात होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं, गाड़ियाँ हैं, कार है, 2 व्हीलर है, घर का सामान है, फर्नीचर है, या अगर कोई पेशावर है, मैकेनिक है तो उसके टूल्स है, या कोई किसी की ज़िंदगी का गुसर बसर गाड़ी पर है, ड्राइवर है, गाड़ी से ज़िंदगी, तो उस पर ज़कात नहीं है। घर में गल्ला है उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन घर में 1 साल की रकम निकाल के रखे थे खर्चे के लिए, किसी वजह से जो है ना वो रकम खर्च नहीं हुई, उस पर साल गुजर गया तो फिर उस पर ज़कात है। तो ये इस्तेमाल के चीज़ें और जो है ना घर की ज़रूरियात की चीज़ें जिस पर इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार है, घर के इस्तेमाल के अशिया, इस्तेमाल की चीज़ें, घर का अनाज, गल्ला, पेशावर के पेशे के आलात, टूल्स वगैरह, इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेथ मशीन की आप मशीन है तो मशीन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन लोहा आपके पास जमा रहता है दुकान में जो छोटी छोटी शक्ल में, टुकड़ों की शक्ल में, अगर वो 30,000 उसकी रकम है तो फिर जो है ना वो उस पर ज़कात है, क्योंकि वो आपका इस्तेमाल की चीज़ भी नहीं है और आपके पेशे का आला भी, वो टूल्स भी नहीं है। मोटर लाइन में बहुत रहता है ब्लैक गोल्ड, समझे, मगर निकालते नहीं वो कब निकालना है उनको मालूम है। तो बहरहाल अलगर अजीज़ान मोहतरम, तो ये है माल का बढ़ने वाला 3 मालों पर ज़कात, माल तिजारत और सोना चांदी पैसा, और फिर जो है ना ये बता माल तिजारत, सोना चांदी, ये पैसा, बढ़ने वाला माल होना, माल तिजारत होना। तो ये जानवर जो साइमा जो मैंने बताया है वो जानवरों की ज़कात। तो और उसके बाद जो है ना और एक शर्त क्या है? और एक शर्त यह है कि माल आपकी मिल्कियत में भी होना, आपके कब्ज़े में भी होना। मिसाल के तौर पर आप मेरे को, आपके पास से मैं 1 लाख रुपए कर्जा लिया, माल मेरे पास है, कब्ज़े में है, लेकिन मिल्कियत वो मेरी नहीं है, देना है आपको, तो इस पर ये 1 लाख पर मुझे ज़कात, 1 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए हैं तो ज़कात उस पर वाजिब जो है ना नहीं है। ये एक सूरत है, माल पर कब्ज़ा तो है लेकिन मिल्कियत नहीं है। और एक दूसरी सूरत क्या होती, माल मिल्कियत में तो रहता लेकिन कब्ज़े में नहीं रहता, माल मिल्कियत में तो रहता लेकिन कब्ज़े में नहीं रहता। जैसे एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या जो है ना पीएफ की फ़ंड है, या जो है ना बॉन्ड की रकम है, या हर वो सूरत
जिसमें आप माल के मालिक तो रहते हैं लेकिन माल आपके कब्ज़े में, चिट्ठियों में डाल दिए पैसे, चिट्ठियों की रकम है, या सामान बेचे थे बाज़ार में, पैसा आना है, पैसा उधार दिए थे, पैसा आना है बाज़ार में, तो माल कब्ज़े में है लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। जैसे कर्ज़े का पैसा, उस पर ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं हो। लेकिन माल के आप मालिक हैं, फिल वक्त माल आपके कब्ज़े में नहीं, माल के मालिक तो हैं, या तो चिट्ठी की शक्ल में पड़ा हुआ है, या तो फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में पड़ा हुआ है, या प्राइवेट फंड की शक्ल में जो है ना पड़ा हुआ है, या सामान उधार की शक्ल में, कर्जे की शक्ल में बाजार में क्या है मालूम है पड़ा हुआ है माल। तो ये माल मिल्कियत में तो है लेकिन कब्ज़े में नहीं है। तो इसमें उलमा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे एहतियात वाली राय ये है कि जो माल आपकी मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा नहीं है, तो वो साल गुजरने के बाद उसका हिसाब करे, वो माल का हिसाब करें, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उसकी ज़कात दे दें, हर साल उसकी ज़कात देते रहें। एक सूरत ये है। या दूसरी सूरत क्या है, वो जब भी आ जाए पूरा माल तो हर साल ज़कात का हिसाब निकाल कर रखें, ये साल 5,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 30,000, ऐसा पूरा माल आने के बाद क्या करें, उतने सालों की ज़कात मिलाकर क्या करें, अदा करें। लेकिन उस वक्त नीयत बदलने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से हर साल जो पैसा आपकी मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो हर साल उसका हिसाब लगाइए, कितना पैसा है मालूम कीजिए, मगर उसकी ज़कात क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो ये है मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, तो ये ज़कात के वाजिब होने के लिए ये। और एक आखिरी शर्त जो ज़कात वाजिब होने के लिए है, आप ज़कात अदा करते वक्त नीयत करना ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं करें तो ज़कात नहीं होती। यानी आप अपना कब नीयत करें, नीयत कब कर सकते हैं, या तो अपने माल में से ज़कात की रकम जब अलहदा करके निकाल रहे हैं, या तो निकालते वक्त कीजिए कि यह रकम मैं ज़कात के लिए रखता हूँ, या जब गरीब को देते हैं तो या देते वक्त तो कम से कम क्या कीजिए, नीयत कीजिए कि मैं ये क्या है ज़कात की नीयत से, जरा बोलना ज़रूरी नहीं है, ज़कात की नीयत हो तो भी काफ़ी है। अगर आप गरीब को दे दिए पैसे, ज़कात की नीयत नहीं करे, दे दिए, बाद में याद आया मैं ज़कात की नीयत नहीं करा बोल के, तो अगर गरीब के पास वो पैसे मौजूद हैं तो ज़कात की नीयत कर सकते हैं, नहीं है तो ज़कात की नीयत नहीं होती, ज़कात नहीं होती आपके, फिर आपको ज़कात देना पड़ेगा। तो ये ज़कात के शराइत हैं, मुसलमान होना, आखिल होना, बालिग होना, और साहिबे जो है ना निसाब होना, कर्जदार नहीं होना, और माल का बढ़ने वाला होना, और माल का जो है ना माल का बढ़ने वाला होना, और माल अपनी मिल्कियत और कब्ज़े में रहना, और जो है ना ज़कात देते वक्त या माल से माल ज़कात का माल अलहदा करते वक्त नीयत करना, ये है ज़कात के वाजिब होने की शराइत। इनमें से अगर कोई भी शर्त पाई जो है ना नहीं जाती तो फिर वो ज़कात नहीं होती। ज़कात आप पर फ़र्ज़, यानी मुसलमान नहीं है तो ज़कात नहीं होती, नाबालिग है तो ज़कात नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह। कर्जदार है आप, मालदार बचरे नहीं तो भी ज़कात जो है ना नहीं होती, नीयत नहीं करे तो भी ज़कात नहीं होती। तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो ज़कात के लिए ज़रूरी है, ज़कात अदा होने के लिए। और किसको ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, किसको, 3 लोग हैं जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते। 3-4 लोग समझिए आप, 4 लोगों को ज़कात आप नहीं दे सकते। अगर इनको आप ज़कात देंगे तो 4 नहीं, थोड़े और ज़ायद है, तो चंद लोग हैं जिनको आप ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। पहली चीज़, गैर मुस्लिम अगर काफिर को ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। दूसरा, अगर दीवाने को ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। गरीब है मगर दीवाना है तो दीवाने को अगर आप ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। और तीसरा जो है, ये नाबालिग छोटे बच्चे को अगर आप ज़कात की रकम दें तो आपकी ज़कात अदा नहीं होती। अगर सय्यद को अगर आप ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। और इसी तरह शौहर बीवी को ज़कात दे या बीवी शौहर को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। अगर आप अपने से ऊपर वालों को ज़कात दें तो अदा नहीं होती, अपने से नीचे वालों को दे तो ज़कात अदा नहीं होती। यानी ऊपर वाले पर तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, पड़नाना पड़नानी, इन लोगों को अपने से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको दे ज़कात तो ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि आप अपने खालिस माल से उनकी मदद करना है। और नीचे बेटा बेटी, पोतरा पोतरी, नवासा नवासी, पड़पोतरा पड़पोतरी, नीचे जितने भी हैं इन लोगों को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। तो ये चंद लोग हैं, काफिर जो है ना, दीवाना, नाबालिग, सय्यद, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, अपने से ऊपर वालों को, अपने से नीचे वालों को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। इसके अलावा आप जिसको ज़कात देना चाहे, मालदार को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। अब उसके अलावा दीगर लोगों को आप बहन को दे सकते हैं, गरीब है तो भाई को दे सकते हैं, फुप्पू को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं, ताई को दे सकते हैं, सबको आप क्या कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। तो ये ज़कात के जो है ना कुछ ज़रूरी मसाइल आपको बयान किए गए। और ज़कात की मकदार क्या है, 2.5 यानी 2.5%, 100 को 2.5 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, आप ज़कात अदा करेंगे। और कैसे अदा करेंगे, अगर आप सोने की ज़कात अदा कर रहे हैं तो सोने की ख़रीदारी की जो कीमत है वो कीमत लगा कर क्या करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। अगर ज़मीन की ज़कात आप अदा कर रहे हैं,
जो ज़मीन आप बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए ज़मीन प्लाट खरीदे थे, तो ज़मीन की ज़कात अगर अदा कर रहे हैं तो उसकी मालियत कैसे मुतय्यन करेंगे? गवर्नमेंट रेट से नहीं, बाज़ार के रेट से मुतय्यन करेंगे। ये जो है ना चंद बातें ज़कात के हवाले से आप हज़रात के सामने बयान की गई।